जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हालात कभी-कभी इतने पेचीदा हो जाते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। आज के इस गहरे तज्जिए में हम बिल्कुल ऐसी ही एक इंतहाई संगीन सूरत हाल का जायजा लेने वाले हैं जो अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर मबनी है। हाल ही में सामने आने वाले एक अहम जरिए के मुताबिक हालात अब आम सियासत से निकलकर एक ऐसी नहाज पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि माशी और दाखिली महाज पर भी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इस तज्जिए में जो दावे किए गए हैं वो इंतहाई हैरानकुन हैं और आज की पूरी कोशिश यही है कि इन तमाम मालूमात को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना अंदाज में समझा जाए। तो चलें सीधा असल बात पर आते हैं। हाल ही में सेनेटर मार्को रूबियो ने एक इंतहाई सख्त इस्तिलाह इस्तेमाल की, माशी जौहरी हथियार यानी इकनॉमिक न्यूक्लियर वेपन। जरिए की रिपोर्ट के मुताबिक उनका यह दावा है कि ईरान ने अमेरिका और पूरी दुनिया के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को माशी पाबंदियों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जरिए के मुताबिक इसी बुनियाद पर अब रिजीम चेंज यानी हुकूमत की तब्दीली की बातें सामने आ रही हैं। ये अल्फाज वाज़े निशानदेही करते हैं कि मामला अब सिर्फ फौजी धमकियों तक महदूद नहीं रहा। इस तज्जिए की वुसअत को ठीक से समझने के लिए इस पूरी वजाहत को 5 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, सिफारती कशीदगी। दूसरा, फौजी दावे। तीसरा, मायशी दबाव। चौथा, अमरीकी दाखिली सियासत। और आखिर में हतमी नतीजा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सफारती कशीदगी और वो मुस्तरद करदा तजवीज़ जिसने हाल ही में होने वाली मुज़ाकरात की कोशिशों को मुबैना तौर पर नाकाम बना दिया। यहाँ दो बिल्कुल मुखालिफ कहानियां सामने आती हैं। जरिए के मुताबिक ईरान की जानिब से ये शर्त रखी गई थी कि अमेरिका पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने दे और उसके बाद ही किसी किस्म की जंगबंदी या जौहरी मसले पर मुज़ाकरात होंगे। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी मौक़िफ़ बिल्कुल अलग बताया गया है। दावा यह है कि अमरीकी सदर ने इन शराइत को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है और अब जंग की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी निशानदेही की गई है कि इस इनकार के पीछे मुबैना तौर पर इसराइल का असर व रसूख शामिल था, जिसकी वजह से दरमियानी रास्ता निकलने की उम्मीद लगभग ख़त्म हो गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फौजी दावे। सिफारती नाकामी के बाद तैनातियों और दिफा के हवाले से इंतहाई अहम सरगर्मियां सामने आई हैं। रात के अंधेरे में अमेरिका की जानिब से बड़े पैमाने पर फौजी मूवमेंट्स हुई हैं, जिनमें मुबैना तौर पर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और दीगर जहाज शामिल हैं। लेकिन यहाँ असल मसला कुछ और है। असल मसला है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। जरियों ने दावा किया है कि ईरान ने ऐलान किया है कि वो नए और नादीदा मिसाइल इस्तेमाल करेगा। और यहाँ सबसे हैरानकुन दावा क्या है? ये कि मुबैना तौर पर पेंटागन ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके पास इंतहाई तेज़ रफ्तार और जदीद मिसाइल्स को रोकने का कोई दिफाई निज़ाम मौजूद ही नहीं है। ये फौजी दिफा की वो संगीन कमज़ोरी है जो पूरी सूरत हाल का रुख ही बदल कर रख देती है। ज़ाहिर है इस कशीदगी के असरात सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं हैं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम तेज़ी से फैल रहा है। जरिए की रिपोर्ट के मुताबिक इसी फौजी हलचल के दरमियान इसराइल ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों पर हमले किए हैं। ये इस बात का वाज़े इशारा है कि अगर यहाँ कोई बड़ी जंग छिड़ती है तो इसकी लपेट में पूरा खित्ता आ सकता है। चलिए अब इस सूरत हाल को माशी पहलू से देखते हैं। तीसरा हिस्सा, माशी दबाव और तेल का महाज। इस माशी बहरान को ठीक से समझने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और खर्ग आइलैंड की जोग्राफियाई अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों सिर्फ आम से नाम नहीं हैं, ये आलमी तेल की फरामी की शहरक हैं। जरिए के मुताबिक खर्ग आइलैंड पर मौजूद तेल ज़ख़ीरा करने की तंसीबात इस वक्त पूरी दुनिया की माशी नाकाबंदी के दावों के बिल्कुल मरकज़ में आ चुकी हैं। और यहाँ इस तज्जियाती रिपोर्ट का सबसे संगीन हिसाबी दावा सामने आता है। सिर्फ 2 से 3 हफ्ते, जी हाँ, ज़राए का कहना है कि ईरान के पास खर्ग आइलैंड में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश सिर्फ अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए बाकी रह गई है। इस छोटे से टाइम फ्रेम के पीछे सच में एक बहुत बड़ा माशी तूफान छुपा हुआ है। तो आखिर ये सोचिए कि अगर ये स्टोरेज फुल हो जाती है तो क्या होगा? चीन को तेल की भारी आमदद के बावजूद टैंक्स भर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। अगर स्टोरेज मुकम्मल तौर पर भर जाती है तो ईरान को मजबूरन अपनी ऑयल प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी या फिर मखसूस जहाज़ों को निशाना बनाना पड़ेगा। और ये दोनों ही सूरतें आलमी मार्केट को मुकम्मल बेयकीनी और तबाही की तरफ ढकेल सकती हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। चौथा हिस्सा, तकसीम शुदा अमरीकी क़यादत। इन तमाम बाहरी खतरात के बावजूद जरिए की नज़र में सबसे बड़ी कमज़ोरी दाखिली महाज पर है।
ذرائع نے یہاں ایک انتہائی گہرا داخلی تصادم بیان کیا ہے۔ ایک طرف اعلیٰ سویلین قیادت ہے جو مبینہ طور پر فوجی کارروائی اور باقاعدہ جنگ چاہتی ہے، جبکہ دوسری طرف فوجی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پینٹاگون کے ایک آفیشل نے سینٹ میں آ کر کھلے عام اس بات کا اعتراف کیا کہ فوج اس وقت دشمن کے میسائلز کا دفاع نہیں کر سکتی اور اسی لیے وہ جنگ کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ ایک سپر پاور کی سویلین اور فوجی قیادت کے درمیان اس قدر واضح تقسیم کو ذریعہ ان کی سب سے بڑی داخلی ناکامی قرار دے رہا ہے۔ اور اسی داخلی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذریعے کے مطابق اب ایک سائیکولوجیکل وارفیئر یعنی نفسیاتی جنگ کھیلی جا رہی ہے۔ دعویٰ ہے کہ 11 بیسز کی تباہی اور اربوں ڈالرز کے نقصانات کے بعد اب ایران اعلیٰ قیادت کو عالمی سطح پر ذلیل کر رہا ہے۔ انہیں مبینہ طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ جوہری مسئلے پر بات کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ عالمی سطح پر بے وقوف تصور کیے جائیں گے۔ ذریعے کا ماننا ہے کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ سپر پاور کی اندرونی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جا سکے۔ تو اس پوری بحث کو سمیٹتے ہیں پانچواں اور آخری حصہ، حتمی نتیجہ، آنے والے آپشنز اور ان کے نتائج۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس پوری صورتحال کے بعد اٹھتا ہے۔ جب ذریعے کے دعووں کے مطابق ہتھیار ختم ہو رہے ہیں، فوج لڑنے سے ہچکچا رہی ہے اور اتحادی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو امریکہ کے پاس آخر اب کیا راستے باقی رہ گئے ہیں؟ ذریعے کے نزدیک اب راستے انتہائی محدود ہیں۔ پہلا آپشن، خاموشی سے واپسی کی جائے، نقصانات کو برداشت کیا جائے اور اپنے ہتھیاروں پر دوبارہ توجہ دی جائے۔ دوسرا آپشن، مذاکرات کی کوشش، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سامنے سے اس کی پہلے ہی نفی ہو چکی ہے۔ اور تیسرا آپشن، ایک ایسی جنگ مسلط کی جائے جس کی مخالفت خود داخلی فوج کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی راستہ آسان یا فائدہ مند نہیں ہے۔ ان تمام عوامل پر غور کرنے کے بعد ذریعے کا حتمی دعویٰ یہ نکلتا ہے کہ خلیجی ممالک کی سلونی کی سرمایہ کاری اور محنت اس تصادم کی بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ ذریعہ یہ ماننا ہے کہ امریکہ اب زیادہ دیر تک اس خطے میں اپنی چودرائیت برقرار نہیں رکھ سکے گا، اور سب سے بڑھ کر فوجی اور سویلین قیادت کی جو تقسیم ہے وہ پہلے سے ہی کسی بھی جنگ میں حتمی شکست کی ضمانت بن چکی ہے۔ تو ذریعے کے ان تمام دعووں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم بات سوچنے والی ہے، اگر کسی بھی عظیم قوت کی اصل کمزوری اس کی اپنی داخلی اور اندرونی تقسیم ہے، تو کیا عالمی سطح کا کوئی تصادم در حقیقت پہلی گولی چلنے سے پہلے ہی طے ہو جاتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ یہ تھا اس پیچیدہ صورتحال کا مکمل تجزیہ۔ امید ہے ان نئے پہلوؤں سے حقائق کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگلے جائزے تک کے لیے خدا حافظ۔